करता है कि मेरी मत करता है। तो मैं कुछ तो बोलूंगा अंग्रेजी में, क्योंकि ये पीपीटी बनाई है अंग्रेजी में, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे मैं हिंदी में बात करूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ वो आप तक पहुंच जाए। अब ये जो दिया गया है वो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से दिया गया है, एकेडमिक एंड अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स इन नेशनल सिनेरियो। अभी कैसा है कि दिन बदल रहे हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, और इसकी और एक विशेषता है कि समय की गति और बदलाव की गति, इसमें अभी अंतर आ गया। समय की गति तो वही है, 60 सेकंड का 1 मिनट है और 60 मिनट का 1 घंटा है, लेकिन जो बदलाव है उसकी गति बहुत गति से बदलाव बदलते जा रहे हैं, दुनिया बहुत गति से बदलते जा रही है। इसलिए अभी हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है वह भी बदलते जा रही है, उसको हमने खुली आंखों से, खुले दिल से, खुले मन से देखना चाहिए। यही संदेश मैं इस पीपीटी की तरफ, पीपीटी के माध्यम से आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग जो आते हैं इस कोर्स में वह चिकित्सक बनने के लिए आते हैं। हम नीट देते ही इसलिए कि हमको डॉक्टर बनना है, और अभी एनसीआईएसएम का चेयरमैन खड़े रह के बोलता है कि आप आईएएस बनो। आपको भी ऐसा लग रहा है कि फिर बीएमएस क्यों किया? ऐसा है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग ये आते रहती है, और वो हम लोगों ने खुले मन से देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी के सभी उतर जाए। मैं जानता हूँ कि सभी के सभी जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो चिकित्सक बनने वाले हैं, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती रहती है, तो इसलिए उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी यह जो टाइटल था उसमें से मैंने 3 कीवर्ड्स निकाले हैं। एक है नेशनल सिनेरियो, दूसरा है एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज और अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये तीनों चीजें उसमें आई थी, इसलिए मैंने ये 3 कीवर्ड्स इसमें से निकाले हैं, और इन 3 मुद्दों को पकड़ के मैं आगे बात करूंगा। अब ये भी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे बाद वाले जो वक्ता है वो रिसर्च में जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बात करने वाले, इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करने वाले, एंटरप्रेन्योरशिप के सिनेरियो में बात करने वाले, वो सब मैं छोड़ देने वाला। तो इसलिए ये जो 3 कीवर्ड्स है वो मैंने पकड़े हैं, और जो बाकी जो वक्ता इस विषय को देखने वाले उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। जस्ट एक आधा शब्द उसमें से आ गया तो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि रिपीटेशन ना हो। तो यहाँ 3 कीवर्ड्स है, इसमें से सबसे पहला है नेशनल सिनेरियो। अभी नेशनल सिनेरियो क्या है? तो सर्वसाधारण रूप से हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद के अच्छे दिन आए हैं, बहुत प्रधानमंत्री जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, आयुष की मिनिस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, आयुष की इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। लेकिन जो आयुर्वेद चलता है, जो हमारी रोजी रोटी निकलती है, वो समाज से निकलती है, ये हमारे पॉपुलेशन से निकलती है। तो अभी उसकी स्थिति क्या है? सरकार तो आपके बाजू से है, लेकिन लोग आपके बाजू से है कि नहीं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी शोज 95% ऑफ द इंडियंस आर अवेयर अबाउट आयुष सिस्टम। ये स्टडी है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। अराउंड 46% ऑफ रूरल एंड 53% ऑफ अर्बन इंडिविजुअल्स यूज आयुष फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पास्ट 365 डेज। पिछले साल 1 साल में 40% ग्रामीण लोगों ने और 53% शहरी लोगों ने आयुर्वेद की चिकित्सा ली है, जो हमारे पेशेंट है। ये आप ध्यान में रखिए बहुत स्पष्ट रीति से। ये कोई मैं च्यवनप्राश की बिक्री की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो 6 गुना बढ़ा है वो कुछ च्यवनप्राश का सेल नहीं बढ़ा है। नंबर ऑफ आयुर्वेदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर एंड एवरी ईयर। सो दोनों चीजें हैं कि इंस्टीट्यूट कब बढ़ती है? जब सोसाइटी से डिमांड रहती है। आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग की कहानी, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि लोगों ने तय किया कि मेरे बच्चे को, यानी पेरेंट जो है उन्होंने तय किया कि मेरे बच्चे को मैं इंजीनियरिंग नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे बच्चे को नहीं भेजने का निर्णय जो है ये न यूनिवर्सिटी ने लिया है, न सरकार ने लिया है, न वो कॉलेज ने लिया है, वो लिया है सोसाइटी ने। तो ये सोसाइटल डिसीजन है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो सोचता भी है, निर्णय भी लेता है, और इसलिए ये जो इंडिकेटर है कि नंबर ऑफ आयुर्वेदा कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, ये इसके कि इसकी सोसाइटी में डिमांड बढ़ रही है। अभी प्रिफरेंस जो है, अभी आप देखते हैं कि मालूम नहीं, मुझे तो मेरी जिम्मेदारी के कारण देखना पड़ता है कि पहले जो था, पहले एमबीबीएस को प्रिफरेंस दिया जाता था, फिर बीडीएस को दिया जाता था, फिर आयुर्वेद को दिया जाता था, फिर आगे होम्योपैथी, फिर फार्मेसी वगैरह, ऐसा सब चलता था। अभी परिस्थिति बदल गई। अभी परिस्थिति ये है कि एमबीबीएस के बाद में पहला प्रिफरेंस जो है वो आयुर्वेद को दिया जाता है। वो न वहां नहीं मिली तो फिर बीडीएस की तरफ लोग जाते हैं। तो ये प्रिफरेंस चेंज का है, और कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो एमबीबीएस की हमारी एडमिशन छोड़कर आयुर्वेद को आए हैं। पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की तो न्यूज छपी थी। तो आप लोग इस बात से वाकिफ भी होंगे, आप लोगों के पास इसकी जानकारी भी होगी कि ये जो प्रिफरेंस है आयुर्वेद के लिए, ये नीट एस्पायरेंट्स में बढ़ा हुआ है। ये ग्लोबल मार्केट साइज जो है वो 6 गुना बढ़ा है गए 10 साल में। 6 गुना का मतलब क्या? 6 गुना का मतलब बहुत ज्यादा होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इशूइंग आयुष वीसा फॉर प्रमोटिंग मेडिकल टूरिज्म। अब ये सरकार की तरफ से कि वीजा अनेक प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन विशेष रूप से आयुर्वेद के लिए आने वाले जो लोग हैं उनको आयुष वीजा मिलता है। वीजा की एक कैटेगरी निर्माण हो गई है नवीन। इसका मतलब आने वालों की संख्या का आप कल्पना कीजिए। यदि एक आदमी आता तो भारत सरकार उसके लिए, या 10, 12, 20, 25 आदमी आता तो उसके लिए आयुष वीजा की अलग कैटेगरी निकालते क्या सरकार? नहीं निकालते। चाहे सरकार किसकी भी।
यहाँ जो आने वाले हैं यानी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ने के कारण ये नेशनल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ट्रीटमेंट लेने के लिए कहाँ आते हैं, भारत में। ये किसके पास आ रहे हैं, वैद्य के पास आ रहे हैं। ये जामनगर में आ रहे हैं, ये राजकोट में आ रहे हैं, ये अहमदाबाद में आ रहे हैं, ये सूरत में आ रहे हैं, ये बंबई में आ रहे हैं, ये नागपुर में आ रहे हैं, ये बंगलोर में आ रहे हैं, केरल में, तो आ रहे हैं। तो इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है। और 12,500 आयुष आरोग्य मंदिर ये अभी तक करीब करीब ऑपरेशनल होने की स्थिति में है। 9,500 10,000 तो हो गए हैं, अभी 1,000-1,500 बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। एंड आयुष सेक्शन जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल का हिस्सा बनने लगे। ये सोच में का बदलाव। पहले आर्मी में कहीं पर भी आयुर्वेद को, होम्योपैथी को खड़ा भी नहीं करते थे, अभी वहां पे आयुष सेक्शन बना है। दिल्ली में एम्स में आयुष सेक्शन बना है, सफदरजंग में आयुष सेक्शन बना है। और एम्स की जो गवर्निंग बॉडी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एलोपैथी की, पूरे देश भर में उनके 22 संस्थान है, सभी में आयुष का जो सेंटर है वो खुलने लगा। ये क्यों खुलने लगा? उनको बहुत प्यार बढ़ गया क्या आयुर्वेद के लिए? नहीं, ये जरूरत बढ़ी है, उसके कारण ये बढ़ा। तो इसको भी हम लोगों ने ठीक ढंग से समझना चाहिए। ये है हमारा नेशनल सिनेरियो। अभी ये एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं पहले। तो इसमें पहला है टीचिंग। ये टीचिंग इन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन, शिक्षक बनना, उसकी प्रक्रिया आप सब लोगों को मालूम है कि अभी इसके बाद में एमडी होना है और एमडी के बाद में एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। उसके बाद में उसके लिए आप लायक हो जाओगे, काबिल हो जाओगे। उसके बाद में आप, अब कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब शिक्षकों की जरूरत बढ़ रही है। ये भी आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी की तरफ से। और शिक्षकों की जरूरत जब जैसे अलग अलग ये क्या कहते हैं उसको, नेशनल इंस्टीट्यूट के सैटेलाइट सेंटर बन गए, शिक्षक तो आने ही है वहाँ पे। प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे, डीम यूनिवर्सिटीज में आयुर्वेद कॉलेज खुल रहे हैं, तो इसमें सब में शिक्षकों की जरूरत रहती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है टीचिंग में की इन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस। अभी टीचिंग की दूसरी मैंने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिखी है इन अदर इंस्टीट्यूशंस। उसमें 2 कैटेगरी की है, उसमें और भी कैटेगरी हो सकती है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूशन, जैसे एम्स है। एम्स दिल्ली में जो पोजीशन सैंक्शन हो गई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की ये सैंक्शन हुई है, मेडिकल ऑफिसर की तो हुई। तो ये यू विल बी द टीचर वेयर इन एम्स दिल्ली, वेयर इन एम्स ऋषिकेश, वेयर इन एम्स त्रिवेंद्रम। ये एक अपॉर्चुनिटी, इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा है नॉन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। आप बोलोगे नॉन मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्या है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको मालूम है आयुर्वेद जैसा सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा है। आप सब लोग देखते होंगे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और सोवारिकपा, ये चारों का संचालन जो है वो NCISM की ओर से होता है। उसमें से सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक विद्यार्थी थी, उसका नाम था शुभति रेड्डी। उसने BSMS किया, जो उसके बाद MD किया सिद्धा में। और उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, मुझे जो है वो इसमें आगे काम करना है। उसने क्या किया कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, और वो ढूंढते ढूंढते उसको पता चला कि मैं US में जाके नैनो टेक्नोलॉजी में MS करने के लिए एलिजिबल हूँ। मेरा शब्द ध्यान में रखिएगा, एलिजिबिलिटी। जाके मेरे मन में तो इच्छा है कि मैं जाके MIT में जाके इंजीनियरिंग, खड़ा कौन करता है? तो ये खड़े करने की जगह उसने ढूंढी, उसने वहां जाके नैनो टेक्नोलॉजी में MS किया। बाद में क्या किया उसने, उसको आगे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली PhD करने की। उसने PhD किया और फिर पोस्ट डॉक करने के लिए वो जापान गई। वहां पे उसने बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी में की। उसने वो लड़की ने मुझे उसके गाइड का फोटो दिखाया था। दैट गाइड, शी इज 90 years old, 90 साल में, बड़ी ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जापान के वो नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी और ये उसकी स्टूडेंट रही। और वहां से आने के बाद उसने क्या किया, आपने VIT का नाम सुना है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। VIT में वो एसोसिएट प्रोफेसर, पहले असिस्टेंट की प्रमोशन। अब ये तो एकदम नया ही रास्ता है, इसको भी हमने सोचना चाहिए। इसका दूसरा कारण ऐसा है कि अभी जितने भी IITs है भारत में के, उन्होंने PhD के लिए हमारे जो MD उनको एलिजिबल किया, सिर्फ परीक्षा पास होनी पड़ती है। ये पैकेट में है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना परीक्षा पास हुए आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। सो दीज आर दी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज। इससे भी ज्यादा और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज और इससे एसोसिएटेड जो अपॉर्चुनिटीज है वो रिसर्च में भी उसके बारे में अलग से बात होने वाली है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अभी दूसरा है अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। अभी दूसरा एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र की एक लड़की अभी BMS हुई, शुभति रेड्डी को तो 5 साल हो गए। उसने BMS होने के बाद में उसने इंग्लैंड में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो भी उसने नैनो टेक्नोलॉजी में किया, कुछ काम किया। एंड शी इज द यंगेस्ट गर्ल और प्रोफेशनल हु गॉट मेंबरशिप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। यहीं से अभी पढ़ी है, 2 साल पहले, अभी 2 साल 3 साल पहले BMS हुई है, पुणे से, बहुत दूर से नहीं, यहाँ से। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी। मेरे पास एक विद्यार्थिनी थी, उसने तो, और एक वो एकेडमिक्स में नहीं गई, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझे उसके पीछे में आदर लगता है, ये ना लगता है अभी। वो कहती थी कि नहीं, मुझे वो जो थी वो पिछड़ी जाति की थी, तो मुझे बार बार कहती थी कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इंग्लैंड में जाके पढ़ना है। अब उसने क्या किया,
एमडी किया, नागपुर से ही किया, मेरे पास प्रैक्टिस के लिए आती थी और मुझे बार बार ये पूछती थी, मैं फिर उसके लिए इधर उधर से जानकारी ढूंढता था। ढूंढते ढूंढते उसने पब्लिक हेल्थ में वहाँ के मास्टर्स में एडमिशन, पब्लिक हेल्थ में वहाँ से वो एलिजिबल है, ध्यान में रखिए, BAMS इज एलिजिबल फॉर पब्लिक हेल्थ इन UK। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एलिजिबिलिटी आपकी कहाँ कहाँ पर है। और वहाँ जाकर उसने वो पूरा किया और आज वो इंग्लैंड में सेटल हो गई। वो उतना ही मेरे को अच्छा नहीं लगा, वापस आती तो अच्छा रहता लेकिन ये जो कमाल उसने करके दिखाई वो लड़की नहीं, इसलिए मेरे मन में उसके विषय में बहुत आदर है, भले ही कहने के लिए मेरी स्टूडेंट है। तो ये अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज में और छठवां ग्रुप मैंने किया है अदर नॉन कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटीज। अब ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं दिन भर आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ घंटी बजाने वाले बैठे हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो सिनेरियो है पुराना वो बदल के जा रहा है और ये जो नई चीजें हैं वो हम लोगों को सीखनी चाहिए। अभी आप नेशनल सिनेरियो में देखिए कि अब हमारे जो MBBS वाले मित्र हैं आपके, वो आगे जाके क्या करने वाले हैं? वो कारपोरेट हॉस्पिटल में नौकरी करने वाले। आज के तारीख में एलोपैथी में खुद का हॉस्पिटल खोलने के लिए बाप के पास बहुत पैसा चाहिए, वो सबके बाप के पास नहीं है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है उल्टा, कि हमको सेटअप के लिए उतना ज्यादा पैसा नहीं लगता। हम हमारा क्लिनिक भी खोल सकते हैं, हमारा अस्पताल भी खोल सकते हैं, आज भी खोल सकते हैं। और जिस प्रकार से सभी लोगों को टर्शियरी केयर की जरूरत नहीं रहती, सभी लोगों को कारपोरेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं रहती। ये जो मिड लेवल और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, ये हमारा बल स्थान है, लोग आज उसके लिए ढूंढते हैं। और मैं प्रैक्टिशनर हूँ, 37 ईयर से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपको मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ उस गाँव के एलोपैथी के डॉक्टर भी मेरे पास दवाई लेते हैं, जिनके बड़े बड़े अस्पताल है। और ताली बजाने के लिए फिर से मैं बताता हूँ, ये ताली बजाने के लिए नहीं बताया मैंने, ये वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्थिति है, ये हम लोगों ने समझनी चाहिए कि दिस इज द चेंजिंग सीनरी। अब ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको एक जगह बैठने की भी जरूरत नहीं, टेलीमेडिसिन आ गया है। ABDM के बारे में NCISM की तरफ से बार बार हम लोग जाकर कार्यक्रम लेते हैं, क्योंकि आप वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में एक बार रजिस्टर हो गए कि आपकी विजिबिलिटी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में दिखने, यू बिकम विजिबल ऑल ओवर। और आपकी यदि स्पेशलिटी है, जैसे हमारे VC साहब है, उनकी स्पेशलिटी है, अब उनकी स्पेशलिटी जो है वो यदि ABDM पे है तो हमारे VC साहब विजिबल होंगे। अदरवाइज आयुर्वेद के क्षेत्र के बाहर उनको जाने वाला, आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में सभी लोग उनको जानते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद के क्षेत्र के नहीं है वो भी वो ABDM के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं। ये उसकी विशेषता है। इसलिए आप भी जब हो जाओगे, ध्यान में रखिए, ABDM के बहुत फायदे हैं और इसलिए हम लोग उसका कार्यक्रम करते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आप लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं आगे चलता हूँ एक एक चीज को लेके। क्लिनिकल प्रैक्टिस का प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये कोऑपरेटिव हॉस्पिटल को अभी हमने टच नहीं किया। अभी हमारे क्षेत्र में मुझे 1 या 2 ही जगह कोऑपरेटिव हॉस्पिटल जहाँ पे देखने को मिलता है। अब उसका कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में ऐसा रहता है, यहाँ जिसको पॉली क्लिनिक बोलते हैं, वो थोड़ा सा अलग है लेकिन वैसा ही है। हमारे यहाँ पर रेफरल सिस्टम नहीं है। हमारा जो BAMS है वो हमारे काय चिकित्सा MD वाले को बड़ा डॉक्टर समझता ही नहीं, ये हमारी समस्या है। हमारा BAMS किसको रेफर करता है? एलोपैथी वाले। जब तक हमारी ये रेफरल सिस्टम शुरू नहीं होगी तब तक ये कारपोरेट हॉस्पिटल, ये जो अपना कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स और पॉली क्लिनिक्स, ये हमारे जड़ पकड़ नहीं पाए। फलने फूलने की बात मैं बाद में करता हूँ, जड़ पकड़ नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ भी जो इकोसिस्टम है, उसके लिए जो समस्या शिक्षा में थी उसमें हम लोगों ने बदलाव लाना शुरू किया है कि UG और PG के करिकुलम में ही फर्क किया कि विजिबल होगा कि UG वाले से PG वाले को ज़्यादा क्या दिखता है, ज़्यादा क्या पढ़ाया जाता है। तो इससे हम चाहते हैं कि आगे जाके इसमें फर्क आएगा। तो उसमें जो एजुकेशन में करना है वो तो करते ही है, लेकिन इसकी एक इकोसिस्टम है वो हमारे भी इसमें खड़ी होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ पंचकर्म या 4 सूत्र हमारा ग्रेजुएट भी करता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी करता है, और अभी सुपर स्पेशलिटी हम लोग खोलने जा रहे हैं, उसमें भी होगा। फर्क कहाँ होगा? तो ये जब तक हमारी रेफरल सिस्टम शुरू नहीं होती तब तक ये होगा नहीं। अभी उसमें का चौथी कैटेगरी है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। अभी और एक चीज़ होने लगी है कि बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वो आयुष सेक्शन खोलते हैं। अभी जैसे वो दक्षिण में आयुर्वेद था, वो एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ जुड़ गया है। वो जो पूरी की पूरी चेन है वो पूरी जुड़ गई है उनके साथ। तो यहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जिनको नौकरी करनी है। अभी सभी धीरे धीरे आने वाले 10 साल में सभी कारपोरेट हॉस्पिटल में आपको पंचकर्म के यूनिट दिखेंगे। सभी कारपोरेट हॉस्पिटल में काय चिकित्सा के लोग लगेंगे। सभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे महाराष्ट्र में MUHS की जो वाइस चांसलर है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर मैडम, लेफ्टिनेंट जनरल है, वो मेडिकल डायरेक्टर है, वो मिलिट्री का जो आर्मी का जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है उसकी डीन रह चुकी है। वो बोलती है कि ये जो पॉपुलैरिटी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गर्भ संस्था की, उसका जिक्र वो करती है। तो ये जो चेंजिंग सीनरी है वो हमको ध्यान में, और ये कारपोरेट हॉस्पिटल में भी आने वाला है, इसलिए इसकी भी हमको तैयारी करनी चाहिए। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस की, अब ये सब फिजिकल बताया, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि आने वाला जो ज़माना है वो सब ऑनलाइन का रहने वाला है, इसलिए मैंने एबीडीएम का सिर्फ जिक्र किया है। उसके भी ऑप्शन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, और ऑनलाइन जो है कोर्सेज के भी ऑप्शन बहुत बड़े पैमाने पर है, उसका भी जिक्र मैं यहाँ पर नहीं किया हूँ, उसको आपने ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के और एक आगे की कुछ चीज़ है। एक है काउंसलिंग। आज के तारीख में आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, इनको बहुत सारे न्यूली मैरिड लोग, इनके लिए बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती हैं। अब हमारे यहाँ हम लोग मानस रोग भी पढ़ाते हैं, और BA के बाद MA साइकोलॉजी भी आप कर सकते हैं। उसमें पकड़ के क्लिनिकल साइकोलॉजी करोगे तो हमेशा प्योर साइकोलॉजिस्ट से भी जो डॉक्टर साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है उसके तरफ जाने की लोगों की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। अब ये हम लोगों ने सर बैठे हैं सामने, हाँ जी, आप मिलिए सर से ये सेशन के बाद में, वह भी यही करते हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये लोगों की प्रवृत्ति है, इसका हमने फायदा उठाना चाहिए। ये भी हमारे करियर ऑप्शन है। प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ में तो बहुत ज्यादा है। ये मैं सिर्फ वेलनेस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बड़े बड़े सेंटर देश भर में खुल रहे हैं, और इंटीग्रेटिव कैंसर केयर में टाटा उतर रहा है। CCRA सर बैठे हैं यहाँ पे, रवि नारायण आचार्य जी, उनके साथ उनका MOU टाइप है। कल बम्बई जाके उसी की मीटिंग करने वाले हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ में जो बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू है, उसको भी आपने देखना चाहिए। मैं देखना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ की जो टीम है, आपके जो टीचर लोग हैं, आपके जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ये आपको परोसने की व्यवस्था की। लेकिन सर्वसाधारण रूप से ये हमारे आयुर्वेद के विद्यार्थी को इस प्रकार से परोसा नहीं जाता। उसकी जानकारी हमको खुद को निकालनी पड़ती है, उसको हमको अपडेट रखना पड़ता है। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक थेरेपीज, आपको लगेगा ये क्यों यहाँ पर आया है, लेकिन मैं एक ब्रांड बताता हूँ। केशा आयुर्वेद नाम का ब्रांड है, इंटरनेट पर ढूंढ लीजिए, बड़ा पॉपुलर है, उनकी चेन है। वो कुछ नहीं करते, सिर्फ केश की ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते, नाम ही केशा आयुर्वेद। तो ये और बहुत बहुत पैसे कमाता है, उसका स्टार्टअप है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो गया है वो बहुत कम समय में, क्योंकि उसने वो किया, काम किया, उसमें स्पेशलाइजेशन डेवलप किया, और जैसे जैसे वो पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसकी चेन बन गई वो उसकी, और केशा आयुर्वेद के फ्रेंचाइजी वो देने लगा। तो ये बिजनेस मॉडल जिस प्रकार से नए नए बच्चे, अभी वो मेरे से जूनियर है, बहुत सीनियर है नहीं, अभी भी काले बाल है उसके, सफेद नहीं है। तो ये काले बाल वाले जो मेरी दृष्टि से तो जूनियर है, तो बच्चा ही बोलूंगा मैं, इस प्रकार की नॉवेल्टीज लेके आ रहे हैं। इसलिए इसको सिर्फ आप ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स से नहीं, सिर्फ फेशियल और मसाज यहाँ तक सीमित मत रखिए। नया बिजनेस मॉडल हम लोग जब लेके आते हैं तब उसका एक्सेप्टेंस भी उसी लेवल पर बढ़ता है। सिर्फ हमको ये समझना चाहिए कि समाज की जरूरत क्या है, और उसके लिए हमको अध्ययन करना पड़ता है। एक्सक्लूसिव डाइटरी एडवाइस ये अभी फैशन बनते जा रही है। और अभी आप लोग जानते होंगे कि एक दीक्षित डाइट है, वो दीक्षित है एलोपैथी के डॉक्टर, और बताते हैं आयुर्वेद। एक ऋतुजा दिवेकर करके बम्बई में बहुत फेमस डाइटिशियन है, वो है मेडिकल डॉक्टर, MBBS MD है, बहुत फेमस है, सब बड़े लोगों को एडवाइस देती, लेकिन बताती क्या है आयुर्वेद। आप उनको वो उस पर जाइए, अपने YouTube पर जाइए, या कहीं, मैंने कई बार उनको सुना है और पढ़ा भी है, वो ये शुद्ध 100% आयुर्वेद की बात करती है, लेकिन डॉक्टर एलोपैथी। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उन्होंने जिस प्रकार से वो मॉडल को डेवलप किया है, उस प्रकार के मॉडल को हम लोगों ने भी डेवलप करना चाहिए। इसलिए एक्सक्लूसिव डाइटरी एडवाइस यहाँ भी एक बहुत अच्छा ये होना चाहिए। सिर्फ हमारी रुचि वगैरह उसमें हो, हमारा अध्ययन हो, ये सब में, क्योंकि ये सब में अध्ययन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि 21वीं सदी है, ज्ञान की सदी है, तो इसलिए बिना ज्ञान के जिसको पैसा नहीं मिलता। और योगा ट्रेनिंग, योगा ट्रेनर्स, अभी मैं और रवि नारायण जी WHO की एक मीटिंग को में बैंकॉक गए थे। वहाँ रवि नारायण सर का एक स्टूडेंट मिला, वो है BAMS, बाद में उसने MSc योगा किया, और वो इतना बड़ा योगा ट्रेनर बन गया है कि अभी वहाँ सेटल हो गया है, और वो 76 देशों के बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिस के हेड्स हैं उनको योगा ट्रेनिंग देता है। मैं ये मानता हूँ कि भले ही एक्सेप्शनल केस हो, लेकिन एक बिजनेस मॉडल तो उसने डेवलप किया, और बुलाया जाता है उसको, और आप ही के सर का स्टूडेंट है, तो कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब एलियंस है और यहाँ आयुर्वेद पढ़ के कुछ कर रहे हैं। ये आप जैसे ही विद्यार्थी रहे हुए हैं किसी कॉलेज में, और आप जैसे शिक्षकों के ही विद्यार्थी रहे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, UPSC, क्यों नहीं जाते हम यहाँ पर? अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, विशेष रूप से हमारे सेक्रेटरी सर जो है वैसे राजेश कोटेचा, यहाँ पर फॉर्मर वाइस चांसलर थे, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को भी काम में लगाया उन्होंने कि UPSC में हमारा एक सब्जेक्ट है आयुर्वेद, तो उसके लिए सिलेबस बनाकर भेज रहे हैं हम लोग, उसमें वो होता रहेगा। लेकिन ये ऑप्शन हमारे लिए क्यों होना चाहिए? जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि है, फिर नीचे का क्यों सोचे? IAS क्यों नहीं? और आज की तारीख में है IAS, BMS हुए बच्चे, IAS है। तो ये नया नहीं मैं कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बैठने के बाद पता चलता है कि वो डॉक्टर लगाता है तो वो IAS, तो वो BMS है। MBBS तो जाते ही जाते हैं, लेकिन इसका ट्रेंड हमारे इसमें भी बन सकता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टेट में भी आप लोग सर्विसेज में जाते हैं। इंश्योरेंस में बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। अभी जितने भी, क्योंकि करीब 47 कंपनियों ने आयुर्वेद के इंश्योरेंस क्लेम देना शुरू किया है, उसकी एक बड़ी मीटिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में सेक्रेटरी सर ने ली थी। सबको यह पूछा गया कि आप उसका एनालिसिस कैसा करते हैं? उनका उत्तर यह था, आप ही के लोग बैठते हैं हमारे पास। अब इसका मतलब ऐसा है कि इंश्योरेंस में भी अब ये कोई सब भारत में के इंश्योरेंस क्लेम एक जगह थोड़ी आती दिल्ली में,
ये तो जो रीजन होगा, जो गांव होगा, जिस प्रकार के क्लेम होंगे उस प्रकार वहीं बैठा हुआ व्यक्ति को करता है। इसलिए इंश्योरेंस का ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैंने गिनाया है। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इसके बारे में मेरे को नया कुछ बताने की जरूरत नहीं है। MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स चलते हैं, आप उसको ठीक से यानी चलाकर बताइए, आपकी डिमांड उसमें रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी कई बड़े अस्पताल में आप जाके वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को डिग्री पूछिए, कई जगह आपको आयुर्वेद वाले मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ भी बहुत नई चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली प्रैक्टिस है। सिर्फ हमको ये पता करना है कि वो आदमी वहाँ तक कैसे पहुँचा, वो पहुँचने के लिए उसने किया क्या, और उसको यदि हम समझेंगे तो मुझे लगता है हम लोग जरूर इस विषय में आगे बढ़ पाएंगे। मैनेजमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पर हमको स्कोप है। अब मेडिकल टूरिज्म मैनेजमेंट नाम की जो चीज़ है वो हम लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें अभी जैसे मैंने बताया आयुष वीज़ा मिलने लगा है। अब इनकी एक इकोसिस्टम खड़ी रहती है कि वो एजेंट रहता है, कोई अभी भी रहता है, वो ट्रैवल एजेंट रहता है। अब लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे भारत में ट्रीटमेंट लेना है, कोई भी उनको जो प्रॉपर एडवाइस है देना कि आप किस एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपका ट्रैवलिंग का खर्चा कितना कम होगा, आपका बजट क्या है। हर एक का बजट रहता है, विदेश से आने वाले सभी लोगों के पास में थैला भर पैसा थोड़ी होता है, हर एक का बजट होता है। वो समझ के, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसको एडवाइस देना, इतना ही काम ये करते हैं मेडिकल टूरिज्म मैनेजमेंट। और वो यदि आप डॉक्टर होगे तो वो ज़्यादा विश्वास करेगा। अभी तो किस पर वो विश्वास करता है, वो ट्रैवल एजेंट के ऊपर विश्वास करके आता है। हम क्या चाहते हैं, वी आर लुकिंग एट इट एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यदि हम लोग इसमें उसकी मदद कर सके, या अपने ही गांव में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग मिलकर इस प्रकार से हम लोग, क्योंकि हील इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है उसको बड़े पैमाने पर, और मैंने देखा है, मैंने उसका स्टडी किया है, बच्चों के लिए उसके PPT भी बनाए हम लोगों ने कि विदेश में जिसको जाना है उसकी क्या तैयारी, और भारत में जिसको विदेशी रुग्ण चाहिए उसके लिए क्या तैयारी। इसके बारे में हम लोगों ने PPT बना के सभी कॉलेजेस में को भेजा है। आपके जिस भी कॉलेज है आपके भी इस पर होगा, वो शायद नहीं, ITRA हमारे लिस्ट में नहीं है इसलिए आपके पास नहीं पहुंचा होगा, लेकिन मैं भेज दूंगा सर आपको। वो जानकारी इकट्ठी करके दी है जो बच्चों तक पहुंचे, जो बच्चों तक पहुंचती है तो वो रास्ता तो बच्चे निकाल ही लेते हैं। रिसर्च मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अभी ये आप बोलोगे ये क्या है, रिसर्च के बारे में तो जानकारी ये देने वाले हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे कंपनियां बढ़ रही है और जैसे जैसे कानून बदलते जा रहे हैं, तो जिस प्रकार एलोपैथी में रिसर्च मैनेजर्स रहते, वो रिसर्च करते नहीं, वो रिसर्च कभी भी नहीं करते, वो रिसर्च मैनेज करते हैं। फिर रिसर्च मैनेज करते हैं क्या करते हैं कि फलानी चीज़ की क्लिनिकल ट्रायल मुझे फलाने अस्पताल से चाहिए, अब उसकी व्यवस्था ये रिसर्च मैनेजर करता है। अब ये क्यों डॉक्टर रहता है वहाँ पे, या साइंटिस्ट रहता है, साइंटिस्ट रहते हैं कहीं जगह, क्योंकि वो उस भाषा में बोल सकते हैं, वो टर्मिनोलॉजी उनको मालूम रहती है। तो इस चीज़ को भी हमने देखना चाहिए कि ये रिसर्च मैनेजमेंट नाम की चीज़ भी मैनेजमेंट में आती है, और मेडिकल इवेंट मैनेजमेंट नाम की चीज़ भी मैनेजमेंट में आती है। ये बड़े बड़े जितने भी ये होते हैं, इवेंट्स होते हैं, आयुर्वेद पर अभी तो बहुत बड़े बड़े होने लगे, 5-5, 10-10 लाख लोग आते हैं वहाँ पे, वो एक बहुत मैनेजमेंट का बड़ा ये है, और ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। हमारे यहाँ पर भी भारत सरकार जो बड़ा इवेंट करती है वो किसी बड़े इवेंट मैनेजमेंट करने वाले को देती है। हम छोटा भी कर सकते हैं, हमारे गांव में भी कर सकते हैं, आजू बाजू के शहरों में भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा फील्ड है, सिर्फ वही है, मैं दोहराता हूँ कि अध्ययन चाहिए, ये मैनेजमेंट का एक फील्ड है। तो ये आयुटेक नाम की जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्चुनेटली आप उनके पास वो विषय नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन हमारे जो अभिमन्यु सर है वो उसमें बहुत रुचि भी लेते हैं और बहुत काम भी किया है। तो आप में से जिसको किसको रुचि होगी वो आप प्लीज़ उनसे मिलिए, वो इसी में काम करते हैं। इसके बारे में तो बताने लायक बहुत है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, क्लिनिकल IT सोल्यूशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत बहुत बड़ा मार्केट, आयुर्वेद इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत बड़ा मार्केट जो है वो आज दुनिया में खुल रहा है और चल भी रहा है। अभी मैं फिर से दोहराता हूँ कि मैं और सर गए थे वो बैंकॉक में WHO की मीटिंग के लिए, वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर में गए थे। पूरा ऑटोमेटेड है, रोबोट रहता है वहाँ पे आपको बाहर मदद करने, और वहाँ पे नाड़ी देखने की मशीन है, वहाँ स्रोत देखने की मशीन है, वहाँ पित्त प्रकोप कहाँ हुआ है इसके लिए थर्मल स्कैनर है, फलाना है, ठिकाना है, सब चीज़ें। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो और किसी चीज़ के लिए बने हुए हैं, उसका उपयोग उन्होंने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन के ट्रीटमेंट में किया है, उसको भी हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए, और उस प्रकार हम आगे क्या कर सकते हैं इसका विचार भी करना चाहिए। हम लोगों ने बीच में एक सर्वे किया था, टीचरों का किया था मुख्य रूप से, कुछ प्रैक्टिशनर भी थे उसमें, करीब 400 लोग हमको मिले, 423 के आसपास, जिन लोगों के पास पेटेंट है या जिन्होंने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए, और उसमें आधे से ज़्यादा, ये आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ मैं, आधे से ज़्यादा लोगों के पेटेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दवाई, इसकी दवाई, सूत्र की दवाई और मधुमेह, नो, आधे से ज़्यादा 200 के ऊपर लोग जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते हैं। ये बहुत अपकमिंग फील्ड है और लोगों ने काम शुरू कर दिया है, हमने देखना चाहिए। AI एप्लीकेशंस एंड सॉल्यूशंस, सर मुझे अभी बता रहे थे कि AI एप्लीकेशन जो है कि आपके पास में आपका प्रकृति एनालिसिस है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका 15 पन्ने का रिपोर्ट वो AI टूल के माध्यम से निकाल के देते हैं। अभी सर उसका वो कमर्शियलाइजेशन करने की स्थिति है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यहाँ भी एक नया विषय है। हम लोगों ने हमारे यहाँ पर NCISM में, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही हुआ है तो सुना भी नहीं था हमारे में से कई लोगों ने, तो वो सब इस टेक्नोलॉजी का हमारे क्षेत्र में कैसे उपयोग हो सकता है, यहाँ भी एक
क्या कहते हैं उसको, बिजनेस मॉडल हो सकता है। इतना ही तो आयुर्वेद के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात की जाती, छोटी छोटी चीज़ें रहती है। अभी हम लोगों ने सिलेबस बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब जिसको जो आयुर्वेद वाला है उसको जल्दी समझेगा। अब तो हम सर फोड़ रहे थे उसके सामने, क्योंकि वो IT वाला बंदा था, मुझे ये जो हमारे शब्द ही नहीं समझ रहे थे उसको। तो ये जो चीज़ है ये यदि आती है हमारे इसमें तो ये आसानी, मुझे एक आयुर्वेद वाले से बात करने में बहुत आसानी होती है। IT वाले को ये समझाना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, 60% ये और फलाना है और ठिकाना है इसमें। तो यहाँ भी एक, यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर, यानी सिर्फ क्लिनिकल सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, उसको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। और ये बहुत अपकमिंग और फ्यूचरिस्टिक जो है वो फील्ड है आयुर्वेदिक फार्मेसी, उसके बारे में भी बात होने वाली है, लेकिन मैं इसको थोड़े अलग ढंग से देखता हूँ। एक है कन्वेंशनल फार्मेसी जो आज उपलब्ध है, दूसरा एक्सट्रैक्शन प्लांट्स लगे हुए, सॉल्वेंट कौन से वापरते हैं आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है, और इसका पूरा का पूरा एक अलग मार्केट, अलग बिजनेस दुनिया में चल रहा है। एक्सक्लूसिव रस औषधि फार्मेसी को लेकर लोगों ने काम शुरू किया है, क्योंकि जो रस औषधि के अलावा कुछ बनाती नहीं, इट इज देयर स्पेशलाइज, दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं उनके पास। अब वैसे ही एक्सक्लूसिव फर्मेंटेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी फार्मेसी अभी नहीं है हमारे पास में। करीब ग्रंथों में देखा जाए तो 250 के आसपास आसवरिष्ठों का वर्णन है। जो रसशास्त्र वाले हैं वो और संख्या थोड़ी इधर उधर कर सकते हैं, प्रैक्टिशनर के रूप में मैंने 250 की लिस्ट देखी। अब इतने सारे ये जो है अपने आशावरिष्ठ जो है वो कोई नहीं बना। आप बाजार में देखिए 10, 15, 20, 25, बस उसके ऊपर में 90% अभी खाली है ना। और उसमें भी हम लोग कन्वेंशनल से जाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमको जानकारी नहीं है। देखिए मैं दो चीज़ें भारतीयों की आपको बताता हूँ। एक तो मेटल से मेडिसिन बनाने वाले भारतीय, और दारू से दवाई बनाने वाले भी भारतीय। आप समझिए, बाकी दुनिया अभी भी दारू पी रही, इन्होंने उसमें कुछ बदलाव लाया, उसको दवाई बना। अभयारिष्ट कितना भी पी लो किसी को नहीं चढ़ेगा, जाना पड़ेगा बार बार, है तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड फर्मेंटेशन और बाकी सब जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझना चाहिए। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। तो मैं जब पढ़ता था, इसी 3rd ईयर में रसशास्त्र के क्लास में बैठता था, द्राक्षासो पढ़ाया गया। द्राक्षासो पढ़ाने के बाद ये भी हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बताया कि द्राक्षासो की 6 पाठ है, वो भी उन्होंने बता दिया कि वो कौन कौन से है, क्या है वो। अब उसी में एक ही पाठ में रुद्र शब्द आ रहा था। तो बोले किसी को कुछ क्वेश्चन है, पीछे बैठा था तो उठ के खड़ा हो गया। तो मैंने पूछा सर ये सभी पाठ के जो श्लोक हैं 2-2 लाइन के, इसमें रुद्र सिर्फ एक ही इसमें लिखा है, तो ये रुद्र क्या हार्ट डिसीज में वापरते या क्या वापरते, क्योंकि उस समय समझ उतनी थी। तो हमारे सर बड़े प्रामाणिक थे, उन्होंने बताया कि देव पुजारी नीचे बैठे। ठीक है, नीचे बैठ गया। तो बोले ये मुझे भी नहीं माना, तो फिर से ऐसा पूछना। अब मेरे दिमाग में तो प्रश्न रह गया। अब ऐसे साल बीतते गए। अब फिर जब वैद्य हो गया, मैं प्रैक्टिस में आया, तो मैं बड़े वैद्यों को पूछने लगा कि आप द्राक्षासो हार्ट डिसीज में वापरते हैं? तो बोले नहीं, पेट के लिए वापरते हैं, बल के लिए वापरते हैं, इसके लिए वापरते हैं, उसके लिए वापरते हैं। तो मुझे बहुत सारे ज्येष्ठ वैद्यों को मिलने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि इसको हार्ट डिसीज में या इस्केमिक हार्ट डिसीज में इसको नहीं वापरते। अब यहाँ तक मेरे को समझ में आया, लेकिन लिखा तो था रुद्र। फिर ऐसा होते होते 10-15 साल बीत गए। बाद में मेरे दवाखाने में एक दिन एक बर्नार्ड पॉल नाम का आदमी आया, जो बर्गंडी यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, उनके बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था। अब वो आया था आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए किसी कारण से। तो उनसे बात करते करते ये फ्रेंच पैराडॉक्स की बात की थी। फ्रेंच पैराडॉक्स आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि जहाँ की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत खराब है, लेकिन हार्ट अटैक का प्रमाण बहुत कम है। और इसका कारण वहाँ का लड़का 18 साल का हो गया कि वो रेड वाइन पीना शुरू कर देता है, जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, क्योंकि उसमें रिस्वेरेट्रॉल नाम का एक केमिकल है जो कार्डियो प्रोटेक्टिव नॉन है, एस्टैब्लिश्ड। अब वो बोले आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है, वो तो आपने सुना। तो मेरे पास द्राक्षासो, मैंने बताया उनको। तो वो बोले द्राक्षासो बना के दे सकते हो क्या? वो क्या है? बोले मतलब इट इज फ्रॉम ग्रेप्स। तो मैंने उनको ये भी कहानी बताई 6 श्लोकों की, 6 पाठ है, उसमें से एक ही में रुद्र लिखा है, मुझे मालूम नहीं, मैं पूछता हूँ, वो सब स्टोरी कहानी बता दी। तो बोले वी विल टेस्ट इट फॉर रिस्वेरेट्रॉल वेदर इट हैज ए प्रिवेंटिव एक्टिविटी और नॉट। अब द्राक्षासो वो भारत घूमने आए थे, बोले 1.5 महीने के बाद जाने वाला हूँ, मुझे दीजिए। अपने को द्राक्षासो बनाने में टाइम कितना लगता है? 1.5 महीना लगता है। मैंने तुरंत घर जाके लगा दिया, बाकी के जितने भी थे बाजार से खरीदे, ये जो है ये बनाया घर में मटके में, और भर के उनको दे दिया। जाते समय आए थे वो, और बाकी के भी सैंपल दे दिया, ले गए। अब वहाँ पे जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी में काम करते थे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वो सब। और एक दिन उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन पे फ़ोन आया। मैंने भी नया ही खरीदा था, क्योंकि सबके पास लैंडलाइन नहीं रहते थे। और उसमें उन्होंने पूछा कि उसमें उन्होंने ये बताया कि येस देयर इज ए रिस्वेरेट्रॉल इन दिस द्राक्षासो। मुझे समझ में आ गया कि ये जो रुद्र शब्द है वो प्रिवेंटिव है। एक दिन उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी में पूछा कि और इसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो मैंने उनको बताया उस श्लोक में रुद्र के बाद में गुलमोदना ऐसा शब्द था। तो मैंने बोला येस इट इज रिटन इन संस्कृत दैट इट हैज एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी, बट अगेन आई डोंट नो वेदर इट इज प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। वो मुझे बोलता है इट इज प्रिवेंटिव, मतलब है। तो बोले वो रिस्वेरेट्रॉल का जो पीक है उसके बाजू में टेरोस्टिल्बिन का पीक आ रहा है, विच इज नॉन ट्यूमर प्रिवेंटिव। अब मेरा प्रश्न दूसरा है, ये प्रिवेंशन की बात कर रहा है, मैं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और उसके एक्सक्लूसिव फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मेसी की बात कर रहा हूँ उसके समय।
कि ये जिसने ये श्लोक बनाया उसने कौन सा क्लिनिकल ट्रायल लिया जिसमें उसको मालूम पड़ा कि ये प्रिवेंशन करता है, डिसीज ठीक करता है, यहां तक तो क्लिनिकल ट्रायल हो सकती है, डिसीज नहीं होगा इसके लिए उसने क्या क्या मेथड अपनाई है। ये डबल बाइंड, ट्रिपल बाइंड और कौन से ब्लाइंड है वो सब इसमें काम नहीं करते। तो ये जो मेथड, ना उसको रिसोरेट्रॉल मालूम था ना टेरोस्टेरोल मालूम था, अब उसने ये कहाँ से लिखा, ये मेरे सामने प्रश्न है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि एक्सक्लूसिव ये शब्द मैंने इसलिए डाला है। न्यूट्रास्यूटिकल आप सब जानते हैं और डाइटरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानते हैं आप सब लोग, जो मिलने लगे हैं आजकल। आजकल और एक टेक्नोलॉजी आई है, जगह जगह उसके लगने लगे हैं कि रेडिएशन के द्वारा उसको बैक्टीरिया फ्री कर देते हैं। वो करने के कारण उसका डिटोरिएशन जो है जब तक एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता तब तक आते हैं। और दूसरा एक चलन चलने लगा है कि उसको वैक्यूम पैकिंग बोलते हैं, उसमें की हवा को ही निकाल देते हैं। कुछ लोग जो रहते हैं उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं, आपको वो वेफर्स के इसमें जो बड़ा बड़ा दिखता है ना, वो नाइट्रोजन फिल करके सील किया हुआ है। तो ये सब उसका प्रिजर्वेशन, लाइफ बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सब कार्यक्रम है। तो ये भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये तो मैं करियर के दृष्टि से आपको इसका ये बताना चाहता हूँ। अभी ये नॉन कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटीज में कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ वो आयुर्वेद का वैद्य है नहीं, लेकिन उसके घर में खेती पहले से थी, पढ़ा लिखा था। उसने आजू बाजू के जितने भी अपने काश्तकार हैं, फार्मर्स है, उनको लूप में लिया और अभी करीब करीब 500 एकड़ में वो ये हुआ था अपने मेडिसिनल प्लांट। बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया उसने और उसके पैसे भी ज़्यादा लेता है क्योंकि वो उसके खुद के देखे हुए हैं, जंगल से जमा किए हुए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा है। मेडिको लीगल सेक्टर ये रेयर है, लेकिन अभी कुछ लोग सिर्फ इसी की, क्योंकि नए नए कानून आ गए, प्रैक्टिशनर के ऊपर केसेस होने लगी है, उसका स्पेशलाइज लॉयर जो है वो नहीं रहता है, तो ये भी एक रहता है। मेडिकल जर्नलिज्म भी अभी इसको हम लोगों में से कई लोग, यानी जो सीनियर है, उनको जानते होंगे कि वो वर्तमान पत्रों में लेख लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लेख लिखते हैं, मैगजीन्स में लेख लिखते हैं, लेकिन उसकी तरफ जर्नलिज्म की तरफ की ओर से कोई देखता नहीं। आज आपने देखा होगा कि कहीं बाजार में आप खड़े हो जाइए कि हेल्थ पर कई मैगजीन्स निकलते हैं और लोग खरीदते हैं, बड़े चाव से खरीदते हैं, लाइब्रेरीज खरीदते हैं। हम इसमें कोई हमारी दखल नहीं है, हमारे ग्रेजुएट की कोई दखल इसमें नहीं है। हालांकि ये नॉन कन्वेंशनल है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल फोटोग्राफी इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ते जाएगा ये बढ़ते जाएगा सब ये चीज़ें। और डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल राइटिंग, इसकी तरफ तो हम देखते ही नहीं। अभी हम लोग NCISM की तरफ से वो देते हैं अपना पब्लिकेशन ग्रांट। वो इसलिए देते हैं कि हमको मालूम है कि पूरे हमारी पढ़ाई में वो PG भी हो जाए, PhD भी हो जाए, रिसर्च पेपर कैसे लिखना है ये हम कभी नहीं पढ़ा। वो डेटा जनरेट कर सकता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ाया जाए उसको, लेकिन लिखना कैसे है। तो हम लोगों ने बोला कि कोई किसी के पास अच्छा डाटा है तो एजेंसी के पास जाए, अपना रिसर्च पेपर लिखवा ले, उसके पैसे हम नहीं। और मैं बताता हूँ आपको, मेरा अनुभव है, मेरे पास डाटा भी है उसका, कि कहीं ये आने के बाद में कई लोगों ने ये शुरू कर दिया, उनके पास डेटा तो था ही, अब ये मालूम नहीं था। अब दूसरे से लिखवाने के पैसे कौन देगा, ये प्रश्न था। वो प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी मुझे याद है एक ये आई थी, उसने बहुत अच्छे जर्नल तक वो पहुंचा, लेकिन उसका कुल मिलाकर खर्चा 72,000 रुपये था। हम लोगों ने दिए उसको 72,000। अब ये बराबर है कि कोई प्रैक्टिशनर है तो 72,000 रुपये जेब में से सिर्फ इसके लिए खर्चा करेगा जिसमें से उसको कुछ नहीं मिलना। ये तो जो एकेडमिक्स में उनको उसका वेटेज मिलता है, जो प्रैक्टिशनर है उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए ये भी एक फील्ड हो सकता है। रिटेल्स एंड लॉजिस्टिक्स ये बहुत एक नई चीज़ है। अभी आज के तारीख में जोमेटो आप जानते हो, जोमेटो से हमको खाने की चीज़ें मिलती हैं। अभी दवाई पहुंचाने की भी जरूरत है और वहाँ भी विशिष्ट फार्मेसी की जमा करके आज उसको घूमना पड़ता है, या फिर पास वाला जो उसका फार्मासिस्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसकी इंडिपेंडेंट सिस्टम अभी शुरू नहीं हुई जोमेटो जो शुरू हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के तारीख में हमारे देश में 40 के पास कोई ना कोई गोली खाते रहते हैं, और उसमें से वो पॉपुलेशन में से 46% पॉपुलेशन रूरल और 53% अर्बन या आयुर्वेदिक दवाई लेती है। तो इसका सीधा अर्थ ऐसा हुआ कि 140-150 करोड़ यदि हमारी जनसंख्या है तो 75 करोड़ लोग तो ये करते ही करते हैं। अब 75 करोड़ लोगों के लिए ये सिस्टम खड़ी करना और चलाना, इसके लिए बिजनेस मॉडल डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए जोमेटो ने करके दिखाया है, इसलिए नया कुछ नहीं है। लाइफ सेविंग स्किल्स ये बहुत रेयर है, लेकिन अभी ज़रूरत बढ़ने लगी है, क्योंकि घर में अभी कई जगह, यानी आपकी उम्र नहीं है ये सब बातें सुनने की, लेकिन फिर भी मैं चिकित्सक हूँ तो देखते रहता हूँ कि बच्चे रहते हैं विदेश में, माँ बाप रहते हैं यहाँ पे, और मेडिकल इमरजेंसी रहती तो वो डॉक्टर को समय नहीं रहता इनके पास आकर देखने को। तो इनके पास कॉल आने के बाद देखकर उनको लाइफ सेविंग जितनी भी ट्रीटमेंट है वहीं के वहीं देकर उसके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उस तक पहुँचाना, ये भी एक सर्विस है। और इसकी तरफ एक करियर ऑप्शन करके देखा जा सकता है। उसके लिए जो भी आपको एम्बुलेंस लगेगी, आपका खुद की कुछ ट्रेनिंग लगेगी, ये सब जो है वो जरूरी चीज़ें आपको करनी पड़ी। बट दिस इज ए बिजनेस मॉडल जिसकी रिक्वायरमेंट अभी आने वाले दिनों में बड़े शहरों में तो होने वाली, छोटे में भी होनी, क्योंकि हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखना है। अभी ये सब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताई जॉब के लिए और इसके लिए, इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उसकी कुछ क्या कहते हैं, उसकी कुछ तैयारी हमको करनी पड़ती है। अब उसमें से सबसे पहले मैंने लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग ओन एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग ओन प्रकृति। मैं कौन हूँ,
मैं किसी अब ये तो उपनिषदों से लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूँ, तो वो वाला प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ जैसे मैं जब ग्रेजुएट हो गया और जब मुझे काम करने का ये आया तो मेरे दिमाग में ये पक्का था कि मुझे प्रैक्टिस ही करना। तो मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी नौकरी के लिए एप्लीकेशन ही नहीं, आई नेवर अप्लाइड फॉर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट, आई नेवर अप्लाइड फॉर, आई रिमेंड हार्ड फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे अंदर से मालूम था कि मैं प्रैक्टिस में रही हूँ यार, मैं दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता, जो नहीं कर सकता उसके पीछे क्यों चलूँ। अब कोई रहता है कि वो अच्छा टीचर ही बन सकता है, कोई जो है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, कोई जो है बिजनेसमैन है, उसका दिमाग ही वैसा चलता है। अब हमारा क्लिनिक चलाना ये भी तो बिजनेस है, एक वेलनेस सेंटर चलाना ये भी तो बिजनेस है। तो इसलिए मैं कौन हूँ, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, यह पहले समझना जरूरी है। और इसमें उपयोग में आती है हमारी प्रकृति। ये जो प्रकृति परीक्षण है ना, फर्स्ट ईयर की एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, वहां तक सीमित मत रखो। मैंने IIM अहमदाबाद के ही रिसर्च वो देखे हैं, थीसिस देखे हैं, उन्होंने प्रकृति के आधार पर वो कौन से जॉब के लिए वो फिट है उसका एनालिसिस करके उसके ऊपर उन्होंने MBA ली। मेरे पास एक मेरे टेबल पर अभी भी ऑफिस में पड़ा है, वो बंगलोर के IIM का प्रकृति एनालिसिस। तो इसलिए अपनी भी प्रकृति, इस काम के लिए भी समझो कि मैं किस काम के लिए फिट हूँ। सभी लोग रिसर्चर नहीं बन सकते, सभी लोग अच्छे टीचर नहीं बन सकते, सभी लोग सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते, सभी लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। मैं क्या हूँ इसकी जानकारी, इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ वर्क, ये तो मैं समझ गया मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जो करना है उसकी पद्धति क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो मैं यदि टीचर बनना चाहता हूँ तो मुझे एक हायरार्की में जीना पड़ता है, क्योंकि मैं असिस्टेंट लेक्चरर करके लगता हूँ, फिर मैं 5 साल के बाद 7 साल के बाद में एसोसिएट बनता हूँ, फिर मैं 10 साल के बाद प्रोफेसर बनता हूँ। तब तक कि मेरे को एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है, मेरे को एक डीन रहता है, मेरे ऊपर एक वाइस चांसलर रहता है, मेरे कलीग रहते हैं। ये सब इकोसिस्टम में मैं जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूँ, मैं तो नहीं जी सकता। अब जो जी सकते हैं उस इकोसिस्टम में वो करें, क्योंकि वो कर सकते हैं। इसमें भी टीचिंग के लिए वो जो रहता ना अंदर से, वो अंदर से आप शिक्षक चाहिए। मराठी में एक कहावत है, उसको हिंदी में कहते हैं हड्डी का टीचर। तो मैंने तो एक IIT के अभी जिन्होंने हमको PG के रेगुलेशन बनाने में मदद की, वो जो लेडी थी वो IIT में वो बनाती है, UGPG के करिकुलम का रिव्यू जब होता है उसको वो चेयरमैन वगैरह कुछ थी, वो तो मज्जा धातु की टीचर दिखी। उनको टीचिंग के अलावा उसका कुछ सोचता ही नहीं, वो कुछ बात ही नहीं करते उसको शिक्षा को छोड़। तो ऐसा यदि व्यक्ति वो प्रैक्टिस में आके क्या करेगा, उसने इसको करना चाहिए। इसलिए नेचर ऑफ वर्क हमको समझना चाहिए। रेडीनेस फॉर अपलिफ्टिंग ओन एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये सब जगह लागू है। यानी मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मेरे को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि रूटीन वहीं आते गया तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं। कुछ सालों के बाद पेशेंट भी बोर हो जाए, बोलते वहीं जाके वहीं तो करता है, नया क्या दूसरे के पास जाके, या ये बोलते कि ये डॉक्टर को ये समझेगा इसके पास नहीं जाते, वो लोगों का चॉइस है। तो इसलिए मेरे डॉक्टर को जो हो रहा है वो समझ रहा है, ये कन्वे करने के लिए आपको ये अपलिफ्टिंग ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड से करना पड़ेगा। आप टीचर हो गए तो वैसा ही है। अभी इतने सब इलेक्टिव लेके वो बच्चा आपके सामने खड़ा रहेगा तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो अभी टीचर हो जाएगी, क्योंकि दुनिया बदल रही है। तो इसलिए ये अपलिफ्टिंग ऑफ ओन एकेडमिक स्टैंडर्ड ये सभी में लागू है, हम लोगों को समझना चाहिए। अभी ये एकेडमिक करियर के लिए जो बेसिक स्किल्स है, बहुत सारे स्किल्स लगते हैं इसके लिए, लेकिन जो बेसिक है जिसके अलावा ये होगा ही नहीं, ऐसे 3 ही है। पहले कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्योंकि आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं, यू मस्ट हैव ए वेरी गुड कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए, ये सब एक क्लास को ऑर्गेनाइज करना, चलाना, उसको लेना, ये कोई आसान बात नहीं है। जो जिनको आदत होती है वो तो होती है, जो नया पहले दिन जाके खड़ा रहता है उसको पूछिए, या जो आपके पुराने टीचर हैं उनको पहले दिन याद करवाएं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल लगता है, मोटिवेशन लगता है, क्योंकि शिक्षक जो रहता है या रिसर्चर जो रहता है उसका प्रभाव अगली पीढ़ी पर, भविष्य पर, ये हमेशा होते रहता है, इसलिए उसको मोटिवेशन है। अभी एकेडमिक्स में और कई बार एक चीज़ रहती है कि सभी पूरे के पूरे आप 40 साल यदि एकेडमिक्स में रहने वाले हो तो सभी अच्छे दिन नहीं रहते, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। कभी आपके कलीग से नहीं पड़ता, कभी HOD से नहीं पड़ता, कभी डीन से नहीं पड़ता, कभी VC से करना होता है। अब उस समय क्या करना है, उस समय सेल्फ मोटिवेशन करना है। मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं इनके लिए आया हूँ, जो हर साल बदलते हैं मेरे विषय में। तो इसलिए ये जो मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी काम करने के लिए। और बच्चों में बताता हूँ कि आपका भी ऐसा होता हो, सभी टीचर तो आपको अच्छे लगते ही नहीं, मुंह पे कुछ भी बोलिए, मैं जानता हूँ। तो वो साल जो है वो सेल्फ मोटिवेशन, इसलिए मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने समझना चाहिए। अब ये बेसिक स्किल्स हैं, इसके बाद में बहुत सारे स्किल्स हैं, वो मैंने लिया नहीं, एकदम मूलभूत, यानी ये चीज़ नहीं है आपके पास तो अब ये बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अदर प्रोफेशनल करियर्स। उसमें कम्युनिकेशन स्किल तो लगता ही लगता है, पेशेंस लगता है यदि आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। खाली अपने टेबल पर बैठकर एक नॉवेल पढ़ने की तैयारी प्रैक्टिस के शुरू में चाहिए, क्योंकि चरक पढ़ के बोर हो जा रहा है। तो वो पेशेंस जो है वो हमको चाहिए, एम्पैथी चाहिए, क्योंकि सामने वाले से पैसे तो हमको मिलते हैं, लेकिन सामने वाले को लगा कि मेरे से ये पैसे निकालने के लिए बैठा तो दोबारा नहीं आएगा।
तो इसलिए वो जब तक आप एम्पैथी दिखाते नहीं उसको, तब तक ये होगा नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास आपको मैं और एक चीज़ बता देता हूँ प्रैक्टिस में, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये जो सिस्टम्स है ना, वो एलोपैथी के हिसाब से। प्रत्यक्ष में ये दिखता है हमको कि एलोपैथी में जो टर्शरी केयर वाला अर्धित का रुग्ण है, वो हमारा BMS डॉक्टर नस्य करके उसको ट्रीट करता है। ये कटिगतवाद के जितने भी रुग्ण हैं उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोल के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, हमारा BMS ट्रीट करता है। जो पीनस नाम से हम लोग क्रॉनिक साइनोसाइटिस, वो ENT सर्जन के पास जाता है, हमारा BMS उसको ट्रीट करता है। लेकिन यदि उसको टाइफाइड ट्रीट हो गया तो हमारे MD PhD वाले के भी पसीने निकलते हैं, वहाँ का MBBS ट्रीट करता है। तो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के जो प्रिफरेंसेस है उसको समझने के लिए और उसके अनुसार दवाई देने के लिए, क्योंकि ये अभी एस्टैब्लिश हो गया है कि ब्रोंकाइटिस का डायग्नोसिस करके सीतोपलादी चूर्ण देना इज ए फेल्योर बने। वो बीच में कुछ दिन चला, अभी ये जैसे जैसे लोगों को अनुभव आते गया उनको पता चला कि ये जो ब्रोंकाइटिस है उसको बताना पड़ता कि वो पित्तज ब्रोंकाइटिस है, वातज ब्रोंकाइटिस है कि कफज ब्रोंकाइटिस है। आपको यदि ब्रोंकाइटिस ही इस्तेमाल करना है समय, तो इसलिए ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ योर अर्निंग एंड मैनेजिंग योर ब्रेड बटर। मेरा एक मित्र था, उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझाई कि पहले से वो रोज उसको कितने पैसे मिले वो लिख के रखता था, महीने के बाद में उसकी टोटल करके रखता था, यहाँ तक नहीं रुकता था, वो एनुअल भी टोटल करता था और उसका ग्राफ निकालता था। मुझे भी ये आदत हुई उसके कारण, तो उस पर पता चलता था कि साल भर में मेरे पास जनवरी में ज़्यादा पेशेंट आए, फिर फरवरी में कम हो गए। पैटर्न जो रहता है पेशेंट आने का वो हमको पता चलता है, और उसके आधार पर मैं मिनिमम कहाँ पर था इस साल, मैं मिनिमम अगले साल कहाँ पर, कि जिसके नीचे मेरे को सब कम से कम पैसे कब मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कब मिले, वो मेरा फाइनेंशियल प्ले का एरिया रहता है। उसके आधार पर मैं दवाखाने के लिए लोन ले सकता हूँ, कार के लिए लोन ले सकता हूँ, घर के लिए लोन ले सकता हूँ, ये उस अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। और यदि मेरे को 10 साल बाद अस्पताल खोलनी है मेरे को, तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरी काम में आती जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत आती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा शब्द नहीं है, रोज का हिसाब और उसको देखने का तरीका इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ब्रांडिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रांडिंग ये क्यों बात है, ये ब्रांडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने केशा आयुर्वेद का उदाहरण दिया, ये उसने ब्रांडिंग किया एक्चुअली। या ये जो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, कैंसर की ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, ये सब जो रहता है ना, ये ब्रांडिंग से ही होता है। वात व्याधि का भी ब्रांडिंग होता है। आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में गांव खेड़े में लीवर डिसीज या ये जो कामला रहता है उसको दुरुस्त करने वाले, झाड़पट्टी देने वाले लोग रहते थे, लोगों के यहाँ लाइन लगी हुई, ब्रांडिंग है। तो इसको आप समझिए कि आपको किस विषय में प्रैक्टिस में या कहीं पर भी आपकी ब्रांडिंग कहाँ पर खड़ी करनी है। और लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्किल। क्योंकि आप बोलोगे मेरे दवाखाने में तो मैं अकेला हूँ, लेकिन आपके पास 2 लोग जरूर रहते हैं, एक झाड़ू लगाने वाला जो पार्ट टाइम रहता है और एक आपका कंपाउंडर। इन दोनों को लेकर चलना भी आसान बात नहीं। वो कितने बार आपको छोड़ के जा रहा है इसका हिसाब रखिए तो पता चल जाएगा कि लीडरशिप क्या होता है। तो मैं बड़े लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। एक किसी जिसका छोटा अस्पताल है 10 बेड का, उसको पूछिए कि वो जो नाइट में जो नर्स जो आना चाहिए वो कितने बजे आए और उसकी क्या उसको तकलीफ है। दैट इज लीडरशिप। जब तक आप आपके स्टाफ को पैसे भी देते हो, लेकिन जब तक आप मोटिवेट नहीं करते, रिवॉर्ड्स नहीं देते, तब तक आप उसको चला नहीं। दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप यानी खड़े रह के भाषण देना नहीं। तो इसको भी हम लोगों ने समझना चाहिए। अब ये शुरुआत कहाँ से करें? अब ये तो सब ठीक है, ये तो ज्ञान हो गया, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, ये है, फलाना कर सकते हैं, इसके इतने प्रकार है। शुरुआत कहाँ से करें? यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, यदि आप चाहते हैं उस समय, तो ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहले इंट्रोस्पेक्ट, जो मैंने प्रश्न पूछा था कि मुझे क्या बनना है, इसके बारे में खुद सोचिए। क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है कि जिसको अंदर से ऐसा लगता है ना कि मुझे यही बनना है, तो वो कई बार वो सही निकलता, 90% में फेलियर रेट। वैसे जिसको अंदर से जो चीज़ लगती है वो सक्सेसफुल है। मेरे सामने 2 उदाहरण। मेरा एक मित्र था, वो मेरे साथ ही प्रैक्टिस उसने शुरू की, लेकिन वो हमेशा बोलता था कि हम लोग खाली रहते थे शुरू में, कितने पेशेंट आए थे, तो शाम को फिर चाय वाय पीने के लिए जम जाते थे, तो उसके तरफ काला कुत्ता नहीं क्लिनिक में। और ये बोलता था कि मेरे को यार इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, साल किसी का नाम लेता था, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। अब हमको लगता था हाँ भाई बोल रहा है, लेकिन उसके दिमाग से वो कभी गया नहीं। और आज उसकी जो कंपनी उसने खोली, बीच में हार्डशिप आई, बाकी सब आया, क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरे जैसा ही था। आज उसका 10 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी, ये वो कर सकता है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे मित्र हैं, हमारे साथ ही कमीशन में है, BS प्रसाद सर, नाम ही लेता हूँ। पहले इनके साथ थे CCRS के साथ। CCRS की सरकारी नौकरी छोड़कर वो प्राइवेट कॉलेज में टीचर है और 15 साल ऐसे कॉलेज चलाया कि जो एक मिसाल बन गया। उनके विद्यार्थी इतने जगह हैं, इतना अप्रिसिएशन है उनका, क्योंकि उन्होंने सही समय पर सरकारी नौकरी उस समय छोड़ना है, पागलपन की हद थी, लेकिन उन्होंने अंदर की आवाज़ सुनी और शिक्षक बने। अब आज पूरे आयुर्वेद क्षेत्र को दिशा देने का काम वही करते हैं। और नॉट ओनली दैट, उन्होंने अपने 15 साल में इतने एजुकेशन पे एक्सपेरिमेंट अपने कॉलेज में किए कि जिसकी कोई तुलना नहीं।
तो इसलिए ये जो अंदर की आवाज़ रहती है, इसलिए इंट्रोस्पेक्ट, देन डिस्कस, चर्चा कीजिए। आपके शिक्षक है, उनके पास बहुत सारा अनुभव है, उनको पूछिए। उनके भी मित्र कुछ प्रैक्टिशनर रहते, कुछ सक्सेसफुल रहते, कुछ अनसक्सेसफुल रहते, थर्ड पर्सन करके सेक्टर का उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है, उनसे बात कीजिए। पास होने के बाद भी आइए, एक बार कॉलेज में बैठिए उनसे, या एक बार चाय पे घर में बुलाइए, चर्चा कीजिए, डिस्कस एंड अंडरस्टैंड, समझिए कि परिस्थिति क्या है। कि मुझे तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल डालना है, लेकिन अभी कहाँ से शुरुआत करें, अभी कहाँ से शुरुआत करें। तो ये अंडरस्टैंड एंड देन इम्प्लीमेंट, उसके लिए काम करना शुरू कीजिए, सिर्फ चर्चा करके कुछ नहीं। तो इसलिए ये 4 चीज़ों को आप यदि ठीक से करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर गुड स्टार्ट फॉर एनीथिंग विच एवर यू। आपको IAS बनना है, कोई समस्या नहीं है, आप उसके लिए तैयारी शुरू कीजिए, लेकिन अंदर से लगना चाहिए, डिस्कस कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए, लोगों से मिलिए, उसके हार्डशिप को जानिए। फिर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी मेरा क्या रहेगा, इसके बारे में सोचिए। ऐसा कोई भी मैंने जो पहले फील्ड बताया, क्रॉस बताया, उसके बारे में वो कीजिए, समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यही मेरी आप सब लोगों को विनती है। और थैंक यू। Thank you very much, sir.